पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आज भी एक शख्स का सिर पिछले 181 साल से भी ज़्यादा समय से जार में सुरक्षित रखा हुआ है। कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस शख्स ने कोई ऐसा महान काम नहीं किया था जिसके चलते उसका सिर जार में सुरक्षित रखा गया है, बल्कि ये शख्स उन खौफनाक सीरियल किलर में से एक था जिसने ना जाने कितने मासूम लोगों की बेरहमी से हत्या की थी, वो भी सिर्फ एक सनक के चलते। ये वो सीरियल किलर है जिसे पुर्तगाल में इस घिनौने कृत्य के लिए फांसी दी गई थी। हालांकि इसके बाद उस देश में किसी को भी फांसी की सज़ा कभी नहीं दी गई। इस सीरियल किलर का नाम है डियोग एल्वेस। जब जवान हुआ तो काम की तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन पहुंचा। यहाँ उसने नौकरी की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। इस दौरान वह कुछ ऐसे लोगों से जा मिला जो कि नौकरी नहीं करते थे, फिर भी ऐश की ज़िंदगी बिता रहे थे। जब उसने पता लगाया कि वो लोग ऐसा क्या काम करते हैं जिससे उनके पास इतना रुपया है, फिर उसे पता चलता है कि ये लोग छोटे मोटे क्राइम करके पैसा कमाते हैं। बस यही बात उसके मन में बैठ गई। उसने भी तय कर लिया कि वह क्राइम की राह पकड़ेगा और खूब पैसा कमाएगा। फिर डियोगो ने शुरुआत की लूटपाट से। वह अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता। डियोगो की ज़िंदगी इस तरह गुजर रही थी। फिर इसके मन में और पैसा कमाने का लालच आया। उसने सोचा कि क्यों ना कोई बड़ा हाथ मारा जाए। डियोग ने काफ़ी सोचा और एक रिसर्च की। रिसर्च में डियोग ने पाया कि लिस्बन में 213 फुट ऊंचा एक पुल है। इस पुल के ज़रिए ही आउटर एरिया में जाया जाता है। इस पुल का इस्तेमाल खेती बाड़ी करने वाले किसान ज़्यादा किया करते थे। वे लोग आउटर एरिया से शहर आते हैं, वहाँ फल सब्जियाँ बेचकर शाम को इसी पुल से वापस घर लौट जाते हैं। फिर डियोग ने वहाँ जाकर पाया कि किसान या तो ग्रुप में वहाँ से जाते हैं या इक्का दुक्का किसान कभी अकेले भी वहाँ से जाते हैं। डियोग ने प्लान बनाया कि जो सबसे अंतिम किसान अकेले शाम के समय वहाँ से गुजरा करेगा, वह उसी को अपना निशाना बनाएगा ताकि पकड़े जाने का खतरा ना हो। उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया। अक्सर वह अकेले जा रहे किसान पर अचानक से टूट पड़ता, फिर सारे पैसे लूटकर किसान को पुल से धक्का देकर नीचे फेंक देता। उसे पूरा यकीन था कि 213 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद किसान की मौत होना तय है। इसी तरह डियोग ने उसी पुल को अपना ठिकाना बना लिया। वह रोज़ लूटपाट की घटना को अंजाम नहीं देता। लूट में उसे पैसा ज़्यादा मिल जाता तो वह उन पैसों से कुछ दिन अपना खर्च चलाता और लूट की घटना को कुछ समय के लिए विराम दे देता। लेकिन अगर उसे पैसा कम मिलता तो वह रोज़ाना वहाँ घात लगाकर किसानों को शिकार बनाता, जब तक कि उसके पास ज़्यादा पैसे ना आ जाए। इस दौरान कभी कभी उसका सामना कुछ हट्टे कट्टे किसानों से भी होता जो इसका विरोध करते हैं, तो बदले में डियोग उन्हें चाकू मार देता, फिर उन्हें पुल से नीचे फेंक देता। एक महीना गुजरा तो इलाके में बात फैलनी शुरू हो गई कि काफ़ी किसान जो लिस्बन जाते हैं वो गायब हो रहे हैं। बात लिस्बन तक फैल गई। तब तकरीबन 25 से 30 किसान गायब हो चुके थे। पहले तो पुलिस ने सोचा कि शायद किसानों ने घाटा होने के चलते खुदकुशी कर ली होगी, तो उन्होंने इस बात पर इतना गौर नहीं किया। लेकिन इसी बीच पुलिस के होश तब उड़े जब उन्हें पता चला कि पुल के नीचे से गुजरने वाले राहगीरों ने कुछ लोगों की लाश वहां देखी है। लाशों की पहचान की गई तो पता चला कि सभी मरे हुए लोग किसान हैं। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि किसी भी किसान पर हमला नहीं हुआ है, उनकी नीचे गिरने से ही मौत हुई है। पुलिस ने एक बार फिर से यही मानना शुरू कर दिया कि गरीबी के चलते इन किसानों ने खुदकुशी की होगी। बात ख़त्म होने ही वाली थी। किसानों के गायब होने की सिलसिला चलता ही रहा और ये संख्या बढ़कर 50 तक पहुंच गई। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की तो मृतक के घर वाले से भी पूछताछ की गई। पता चला कि काफ़ी किसान ऐसे भी थे जिन्हें पैसे की तंगी नहीं थी। पुलिस को ये बात खटकी कि जब इन किसानों को पैसे की दिक्कत नहीं थी तो वे खुदकुशी क्यों करेंगे। पुलिस ने जांच फिर से शुरू की। सबसे पहले उस पुल को कुछ समय के लिए बंद करवाया गया। पुल बंद होने से किसानों की गुमशुदगी के मामले भी आना बंद हो गए। पुलिस के लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी। पुलिस ने निर्णय लिया कि पुल के नीचे तलाशी ली जाए, तो वहाँ से बहुत सी लाशें मिलनी शुरू हुई। जांच शुरू हुई तो देखा कि कुछ लाशों में चाकू से वार के निशान भी हैं।
पुलिस को यह जानते देर नहीं लगी कि मामला खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल का है। इसी के बाद पुलिस ने पहली बार माने कि कोई शख्स है जो किसानों को कत्ल कर रहा है। पुलिस ने गुमनाम कातिल की तलाश शुरू कर दी। बात डियोग तक भी पहुंची तो उसने सोचा कि कुछ समय तक इस काम को विराम दे दिया जाए। 3 साल तक डियोग ने कुछ नहीं किया। फिर सरकार ने तय किया कि अब पुल को खोल देना चाहिए, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। डियोग ने सोचा कि अब फिर से अपना काम शुरू करना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी टाइट होने के कारण वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। डियोग ने सोचा कि अब क्राइम करने का तरीका बदलना चाहिए, एक गैंग बनाकर अब लूट की घटना को अंजाम देना चाहिए। फिर उसने उन लोगों की तलाश की जो गरीब थे और छोटे मोटे क्राइम से जुड़े थे। उसकी तलाश पूरी हुई और डियोग ने गैंग बना लिया। पहले लिस्बन में ही छोटी मोटी लूट की और फिर उन पैसों से गैंग के लिए हथियार खरीदे। फिर गैंग के साथ मिलकर डियोग ने शहर में रहने वाले रईस परिवार को अपना निशाना बनाना शुरू किया। गैंग के साथ पहले रैकी करते, फिर लूट की घटना को अंजाम देकर उस घर में रहने वाले लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार कर फरार हो जाता। पूरे शहर में अब ये बात भी फैलने लगी कि रईस लोगों के घर लूटपाट के बाद उन्हें मार दिया जा रहा है। पूरा शहर इस खबर से डरने लगा। पुलिस की भी टेंशन बढ़ी। आरोपियों को ढूंढने के लिए काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान डियोग ने लिस्बन के मशहूर डॉक्टर को अपना निशाना बनाने का सोचा। प्लान के तहत वो डॉक्टर के घर घुसता है, लूट करके डॉक्टर समेत परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से मार डालता है। डॉक्टर के कत्ल के बाद आग की तरह फैल गई। पुलिस पर अब ऊपर से प्रेशर आ गया कि आरोपियों को किसी भी हाल में पकड़ना है। पुलिस ने जांच बढ़ाई और उन्हें पता लगा कि कुछ बदमाश हैं जो शहर के बाहर रहते हैं। वो शहर में आते हैं और वारदात को अंजाम देकर वापस लौट जाते हैं। इसी बात को आधार बनाकर पुलिस ने उन लोगों को तलाशना शुरू किया। डॉक्टर के कत्ल में बस एक बात पुलिस के काफ़ी काम आई, वो एक ही उनके कत्ल की सूचना आधे घंटे के अंदर ही पुलिस को मिल गई थी, जिसे पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करके पूरे शहर की पुलिस को एक्टिव कर दिया ताकि आरोपी शहर से बाहर ना जा सके। इसी बीच पुलिस ने शहर में बाहर निकलते हुए 4 से 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन सभी में डियोग एल्विस भी था, जो कि पुलिस के सामने बिल्कुल खामोश खड़ा था। पूछताछ में पता चलता है कि गैंग का सरदार डियोग ही है। सबकी हिस्ट्री खंगाली जाती है तो पता चलता है कि वे लोग छोटे मोटे क्राइम से जुड़े थे, लेकिन पुलिस को डियोग पर शक होता है तो डियोग से सख्ती से पूछताछ करते हैं। डियोग जल्द ही अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसी ने किसानों को मारा है। वो बताता है कि 70 के बाद उसे गिनती याद नहीं है कि उसने कितने लोगों को मारा है। जब ये बात सामने आई तो पूरा पुर्तगाल हैरान रह गया, क्योंकि पुर्तगाल की हिस्ट्री में इतना बड़ा सीरियल किलर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। शहर में बहुत हंगामा हुआ, लोगों में डियोग को लेकर काफ़ी गुस्सा था। कोर्ट ने आनन फानन में कार्रवाई शुरू की और फरवरी 1841 में डियोग को सजाए मौत की सज़ा सुनाई। जब इसकी फांसी की तारीख तय हुई तो लिस्बन में कुछ डॉक्टर ने कोर्ट और सरकार से मौत के बाद डियोग के दिमाग को रिसर्च के लिए अपने पास से रखने की परमिशन मांगी। उन्होंने दलील दी कि वे इस बात पर रिसर्च करना चाहते हैं कि ऐसे सीरियल किलर की सोच कैसे होती है। इसे क्राइम की टर्म में फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। कोर्ट और सरकार ने डॉक्टर की इस बात की अनुमति दे दी। रिसर्च के बाद डियोग के सिर को यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के म्यूज़ियम में रखा गया है। आज इस बात को 181 साल हो गए हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।